नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन इतने अलग-अलग, इतने हैरत अंगेज रूपों में क्यों मिलता है? आज हम इसी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। और हाँ, ये उन सब के लिए बिल्कुल सही रहेगा जो अपनी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक को और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, हम अपनी चारों ओर प्रकृति में एक अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, चाहे वो घने जंगल हों या गहरे महासागर। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब आता कहाँ से है? वो कौन सी बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन के इस विशाल ताने बाने को बुनती हैं? तो बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्रोतों को जानना होगा। चलिए उन ताकतवर इंजनों पर एक नजर डालते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के इतने सारे रंग रूप पैदा करते हैं। एक बात साफ है, जीवन कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। इसे ताकतवर बायोलॉजिकल प्रोसेस गढ़ रही हैं। और ये बदलाव ना, ये कोई रातों रात नहीं होते। ये तो लाखों सालों में धीरे धीरे खुलने वाली एक कहानी है, जिससे नई नई प्रजातियां और पूरे के पूरे इकोसिस्टम बनते हैं। तो फिर ये विविधता के इंजन हैं क्या? चलिए उन 3 सबसे जरूरी मैकेनिज्म्स को एक एक करके समझते हैं जो जीवन के विकास को लगातार आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। इसे आप ऐसे समझिए जैसे विकास की रेसिपी में एक छोटा सा टाइपो हो गया हो। ये डीएनए में होने वाले छोटे मोटे रैंडम बदलाव होते हैं। ज्यादातर का तो कोई खास असर नहीं होता, पर कभी-कभी एक म्यूटेशन एक नया गुण पैदा कर सकता है और यही विकास के लिए कच्चा माल बन जाता है। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी की नींव यही है। दूसरा इंजन है प्रजातिकरण, जिसे स्पीसिएशन कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे नई प्रजातियां बनती हैं। सोचिए, एक प्रजाति है और उसे किसी पहाड़ या नदी ने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। अब समय के साथ ये दोनों ग्रुप्स इतने अलग हो जाते हैं कि वो आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और बस हो गया, अब हमारे पास 2 अलग-अलग प्रजातियां हैं जो एक ही पूर्वज से निकली थीं। और तीसरा है अनुक्रमण यानी सक्सेशन। ये किसी इकोसिस्टम के समय के साथ बदलने का तरीका है। मान लीजिए ज्वालामुखी फटने के बाद एक बंजर जमीन है। सबसे पहले वहां काई जैसी मजबूत प्रजातियां आएंगी, फिर घास और झाड़ियां, और फिर सदियों बाद एक पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। हर स्टेज पिछले स्टेज पर ही बनता है। इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि विविधता आती कहाँ से है, लेकिन इसे बचाने के लिए हमारे पास समय और संसाधन दोनों ही सीमित हैं। तो फिर संरक्षणवादी ये कैसे तय करें कि अपने कोशिशों को कहाँ लगाया जाए? वो उन जगहों को कैसे पहचानें जिन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है? और यहीं पे एंट्री होती है जैव विविधता हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट की। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें जीवन की भरमार और बहुत बड़ा खतरा दोनों ही शामिल है। इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। हॉटस्पॉट सिर्फ वो जगह नहीं है जहां बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जो प्रजातियों से भरी-पूरी भी है और जिसके तबाह होने का गंभीर खतरा भी है। इन्हीं 2 चीजों का कॉम्बिनेशन इसे एक हॉटस्पॉट बनाता है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1988 में नोमन मायर्स ने की थी। फिर कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इसे अपना लिया और 1999 आते-आते वो इन खास जगहों को पहचानने के लिए एक ग्लोबल असेसमेंट कर रहे थे। मतलब सिर्फ 1 दशक में ये एक एकेडमिक आइडिया से एक ताकतवर ग्लोबल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बन गया। तो कोई भी इलाका ऑफिशियल तौर पर हॉटस्पॉट कैसे बनता है? इसके लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 2 बहुत ही सख्त और नापे जा सकने वाले नियम बनाए। पहला क्राइटेरिया पौधों पर है और इसमें एक खास नंबर शामिल है। किसी भी इलाके को हॉटस्पॉट कहलाने के लिए वहां कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे यानी एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट्स होने ही चाहिए। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्थानिक यानी एंडेमिक। इसका मतलब ये है कि ये जो 1500 पौधों की प्रजातियां हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। वो पूरी तरह से बस उसी एक इलाके के लिए यूनिक है। अगर वो इलाका खत्म हो गया तो वो प्रजातियां भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और दूसरा क्राइटेरिया है खतरे के लेवल को लेकर। किसी भी जगह को हॉटस्पॉट मानने के लिए ये जरूरी है कि उसने अपनी 70% या उससे ज्यादा ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन खो दी हो।
सीधे सीधे कहें तो उस इलाके में अपनी असली हरियाली का सिर्फ 30% या उससे भी कम हिस्सा बचा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। एक हॉटस्पॉट सिर्फ कीमती नहीं है, बल्कि वो अपने यूनिक इकोसिस्टम को हमेशा के लिए खोने की कगार पर भी खड़ा है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल का ये कोड पूरी बात कह देता है, एक हॉटस्पॉट की जगह कोई और नहीं ले सकता। वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वहाँ की प्रजातियां और कहीं नहीं हैं। इसलिए जब एक हॉटस्पॉट खत्म होता है तो समझ लीजिए जीवन का एक अनमोल अध्याय हमेशा के लिए मिट जाता है। तो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं? याद रखिए, विविधता के 3 स्रोत, उत्परिवर्तन, प्रजातिकरण और अनुक्रमण। और हॉटस्पॉट के 2 क्राइटेरिया, कम से कम 1500 स्थानिक पौधे और अपने असली घर का 70% या उससे ज्यादा का नुकसान। ये समझना कि हॉटस्पॉट्स में बेशकीमती खजाना भी है और उस पर बहुत बड़ा खतरा भी, हमें कंजर्वेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें एक मजबूत फ्रेमवर्क देता है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपने ग्रह के सबसे कीमती और नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए कहाँ एक्शन लेना है। सुनने के लिए धन्यवाद।